हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से डीएस इलेक्ट्रिक्स के लेटेस्ट सेशन में। दोस्तों, संकल्प बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया था क्लास 12th वालों के लिए, और क्लास 12th की फिजिक्स हम इसी बैच में आप सभी को कंप्लीट कराएंगे। उसमें पूरी जानकारी आप सभी को दे दी गई थी कि इस बैच में क्या क्या होगा, आप सभी के लिए क्या क्या नया है और क्या क्या चीज़ें, और आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के लिए रखी गई हैं। तो आप सभी लोग से मैं कहता हूं कि एक बार सभी लोगों को ये सेशन शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग आपके टच में हैं, जितने भी इस साल 12th में आए हैं, उन सभी दोस्तों को आप मदद कीजिए। और इस साल का जो बैच है संकल्प बैच, उसमें दृढ़ संकल्प के साथ जुड़ जाइए और जो अपने जुनून को हाई लेवल करते हुए बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। ठीक है, एक बार सभी लोग आप अपने दोस्तों और मित्रों को ये वाला सेशन शेयर कर दीजिए जाके, फिर हम लोग अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सभी लोग तैयार हैं कि नहीं हैं। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। हाँ, सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। तो समझिए, क्लास 12th फिजिक्स में आपके दो पार्ट हैं, जिसमें आपके पहले पार्ट में क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कुछ चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब पूरा आवेश के ऊपर है। आवेश के आपका जो वस्तु के दो गुण होते हैं, द्रव्यमान तथा आवेश। तो आवेश पर आधारित आपका फर्स्ट पार्ट में है क्लास 12th फिजिक्स के, और सेकंड पार्ट में आपका ऑप्टिक्स चीज़ें हैं, ऑप्टिक्स वाली चीज़ें यानी प्रकाश की चीज़ें हैं, प्रकाश की। ठीक है, किरण प्रकाश की वाले ये सभी चैप्टर आपके क्लास 12th के फिजिक्स के सेकंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को अच्छी तरह से। अब आपको यहाँ पर बता दें हम कि जो क्लास 12th फिजिक्स है आपकी, उसकी जो पहली इकाई आती है उसका नाम है विद्युत। क्या है? विद्युत है। क्लास 12th फिजिक्स की पहली इकाई क्या है? विद्युत है। इसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसमें हमने इसे दो श्रेणी में रखा है, एक स्थिर वैद्युत की और दूसरा रखा है विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक करंट। हम सभी लोग स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश, जो स्टेबल आवेश होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और विद्युत चालन में आवेश को क्या करेंगे, आवेश को रन होगा, आवेश क्या अगर दौड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत आवेश का अध्ययन जब हम उसको रनिंग में करेंगे, यानी कि दौड़ते या भागते हुए करेंगे, तो उसको हम विद्युत चालन शाखा कहते हैं। या धारा, जैसे विद्युत धारा है तो वो इलेक्ट्रॉन जब बहते हैं तो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे कि आवेश का, गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। इसमें किसमें करेंगे? गतिमान आवेश का अध्ययन। और इसमें स्थिर वैद्युत, इसमें क्या करेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन। ठीक है, सभी क्लियर है? तो हम जो अपनी इकाई यूनिट 1 यानी विद्युत, उसमें दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला आपका स्थिर वैद्युत की, जिसमें आपके दो चैप्टर आने वाले हैं। पहला चैप्टर उसमें रहेगा आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और सेकंड चैप्टर रहेगा स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब इसमें कुछ नोट करने लायक तो है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? बता दीजिए एक बार। तो जो पहला चैप्टर आता है आपका क्लास 12th में, जो आपका पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सभी को क्लियर है? अब हम लोग पहले इसमें जानते हैं घर्षण विद्युत।
क्या जानते हैं? घर्षण विद्युत। इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। लगभग 2600 वर्ष पूर्व, सबसे पहले देखो समझिए, पहले घर्षण विद्युत समझिए पहले। तो घर्षण विद्युत हम लोग कहते हैं घर्षण के द्वारा आवेश का स्थानांतरण होता है। घर्षण के द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के द्वारा क्या होता है? आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत। घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं घर्षण विद्युत। तो क्लियर है सभी को? बता दीजिए एक बार। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं। जैसा कि आपको बता दिया जाता है यहाँ पर कि आवेश जो है वो अभी से नहीं, वो बहुत पुराने से, बहुत सालों से पहले ही कई विद्वानों ने इसको समझ लिया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो एक बार की बात है, जब थेल्स नामक यूनानी दार्शनिक आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व, थेल्स के यूनानी दार्शनिक थे ग्रीक के, तो उन दार्शनिक ने क्या किया था कि बाल्टिक सागर के किनारे एक क्या अंबर नाम का पदार्थ, रेशमी पदार्थ, उसको क्या किया? उसको लिया और फड़ से रगड़ा, कांच की जो फड़ होती है उससे रगड़ा उसे। तो उससे रगड़ने पर क्या हुआ कि वो अंबर जैसा जो पदार्थ है, वो जो फड़ है, वो आपकी क्या करती है कि एक वस्तु क्या करती है? छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उन्होंने यह पाया कि वो अंबर जो पदार्थ है और या कांच की फड़ है, ठीक है, वो क्या कर रही थी? धूल के कण, बाल और ये सभी पदार्थों को क्या कर रही थी? अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से पता लगाया, इसको आवेश कहा गया। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक, इसी दिशा में उन लोगों ने कार्य किया। ठीक है, और आगे उन लोगों ने कुछ चीज़ों को बताया। अब घर्षण विद्युत जो है, तो घर्षण विद्युत इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दो वस्तुओं को इन्होंने क्या किया था? आपस में रगड़ा था। आपस में रगड़ से उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग घिसना या घर्षण बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो उसमें स्थानांतरण हुआ आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। अब आपको बता दें कि ग्रीक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? इसको अंबर पदार्थ को, इस रेजनी या रेशमी पदार्थ को हम इस भाषा में क्या कहते हैं? आपका कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक भाषा में। समझ रहे हैं आप? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब बता दें कि इसी गुण के कारण अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, तो इसमें हम देखेंगे विद्युत आवेश। क्या देखते हैं? आवेश। आवेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब हम लोग चार्ज के बारे में समझते हैं। तो चार्ज जो है, आवेश, वो क्या है कि एक ऐसा गुण था किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या करती है? किसी वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रवाह की घटना घटित हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, जिसे आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ तो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए आपके सामने कागज़ के टुकड़े हैं, देखिए दिख रहा है कागज़ के टुकड़े। अब इसी से हम लोग आवेश बताएंगे आपको। देखिए, जो घर्षण करेंगे हम लोग इस मार्कर से, क्या करेंगे? अपने बालों में इसको क्या करेंगे? रगड़ेंगे, इसको रफ करेंगे। ठीक है, अब इसको बालों में हमने ऐसे रफ किया, देखिए अब इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस जो छड़ है, आपकी जो फड़ है या जो मार्कर है, उसमें क्या हो जाएगा? आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये क्या करेगा? इस कागज जैसे हल्के हल्के टुकड़े हैं, इसको क्या करेगा? आवेशित करेगा अपनी ओर। देखिए ध्यान से, देखिए ज़्यादा बड़ी हैं शायद टुकड़ी कागज की। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बच्चों, एक मिनट रुकिए, करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको। आप जब छोटे थे आपने ये सभी चीज़ें की होंगी।
ठीक है। अब इसको मार्कर नहीं, हम पेन को कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा इस पे रखे हैं, देखो इस पे रखे कागज़ की टुकड़ी, छोटे छोटे टुकड़े। अब इसको हमने इसमें क्या किया, बालों में इसको रगड़ा, देखिए आपके सामने रगड़ रहा हूँ मैं। बालों में हमने इसको, इस पेन को क्या किया, रफ किया, रगड़ा इसको, ठीक है। जब हमने इसको रगड़ा तो देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, देखिए एक कागज़ का टुकड़ा चिपक गया था, देखिए देखिए कुछ कागज़ के टुकड़े चिपक रहे थे, देखो 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 चिपके, देखो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना आप सभी को। देखो जो कागज़ के टुकड़े चिपके में, इसमें चिपके, तो ये किसके कारण हुआ, आवेश के कारण, घर्षण विद्युत के कारण हुआ, ठीक है। आवेश क्या करता है, किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। अगर किसी वस्तु में यह गुण आ जाए तो क्या करता है, किसी हल्की हल्की जो कमजोर वस्तुएं होती हैं, हल्की हल्की वस्तुएं, धूल कण, ठीक है, कागज़ के टुकड़े, हल्के हल्के बाल, इन सभी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी गुण को पदार्थ के हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रवाह की घटना घटित हो, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। सभी को समझ में आ गया है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट में मैसेज कर दीजिए क्या सभी को क्लियर है आवेश की परिभाषा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग इसके कुछ पॉइंट देखते हैं कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसके मात्रक देखते हैं, और आवेश किस प्रकार की राशि है। क्लियर है सभी को? तो एक बार जल्दी से लाइव चैट में लिख दीजिए कि क्लियर है सभी को, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि आवेश क्या होता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए पहले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे और इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम होता है, ठीक है, लेकिन यहीं पर समझाने का प्रयास करूँगा मैं। तो पहला इसमें जो आपका पॉइंट आता है वो आता है कि आवेश को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। तो आवेश को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, क्यू से करते हैं, ठीक है। क्यू से क्या करते हैं, आवेश को प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं सर, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि क्यू से प्रदर्शित क्यों नहीं करते हैं। स्पेलिंग तो सी से स्टार्ट है, तो सी से प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाती है, तो हम लोग उसमें प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब हर चीज़ को अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग प्रदर्शित करते रहते हैं। तो क्यू थोड़ा अलग अलग रहा था, इसलिए क्यू से प्रदर्शित कर दिया उन्होंने। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को। तो हम लोग क्या कहते हैं, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। अब आवेश जो है, आवेश वो कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि है। समझ में आ रहा है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब आवेश अदिश राशि क्यों है। अब आप कहेंगे कि आवेश का तो ये भी होता है कि आवेश में वो बहता भी है, तो उसकी दिशा भी होती है। लेकिन आवेश एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि यह वस्तु का गुण है। अब किसी चीज़ की अगर क्वालिटी होगी तो क्वालिटी क्या है कि वो गुण होता है जो उसकी कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, जैसे कोई लड़की है, सपोज कीजिए, वो अच्छा खाना बना लेती है, ठीक है। तो अब वो ये तो नहीं बोलती है कि मैं पश्चिम दिशा में अच्छा खाना बना लेती हूँ, ठीक है, किस दिशा में, या पश्चिम दिशा में खाना बना लेती हूँ अच्छा, इस प्रकार तो नहीं बोलती है। कैसे बोलती है कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, उसका एक गुण है। तो गुण की कोई दिशा नहीं होती है, क्वालिटी की कोई दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए आपका आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश अदिश राशि है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि आवेश का जो फॉर्मूला आता है वो आता है Q = I × T, जहाँ पर I क्या होती है, विद्युत धारा, और T क्या होता है, यहाँ पर समय होता है।
अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि यह एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि देखो धारा भी है और समय है। इसका जब जोड़ गुणा भाग या हम कुछ भी करते हैं उलट पलट, मूल राशियों से कुछ उलट पलट करते हैं तो क्या हमें मिलती है, व्युत्पन्न राशि मिलती है। क्लियर है सभी को, बता दीजिए एक बार सभी लोग कमेंट में। क्लियर है तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके मात्रकों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को, बता दीजिए एक बार। अब यहां पर बता दें हम आवेश के मात्रक हम लोग देखते हैं। यहां पर आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। अब आवेश के हम लोग मात्रक देखते हैं तो पहला जो मात्रक होता है Q बराबर IT से हम लोग ज्ञात करें। Q बराबर IT से क्या होता है मात्रक, क्या मात्रक निकल के आता है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है। तो एम्पियर सेकंड, ये क्या है, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड आपका क्या है, यह मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। और आवेश का जो मात्रक है यहाँ पर नीचे लिखते जाता हूँ। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकंड, क्या है, एम्पियर सेकंड। ठीक है, अब इसी में हम लोग इसका दूसरा मात्रक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। ठीक है, और एक इस पद्धति में मात्रक है आपकी एम के इस पद्धति में। एम के से ऐसा ही पद्धति में मात्रक कौन सा है आपका, एम्पियर सेकंड या कूलाम। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके यहाँ कौन से मात्रक, कौन सी पद्धति में मात्रक हैं, एम के से ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग इसके और मात्रक देखते हैं। तो इसका जो मात्रक है ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्रैंकलिन, क्या है, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये दोनों जो मात्रक हैं आपके कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। CGS पद्धति में मात्रक हैं, कौन से हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट और फ्रैंकलिन। तो ये आपके दोनों लगभग एक ही होते हैं। क्लियर है सभी को, बता दीजिए एक बार फिर से। ठीक है, अब हम लोग इसके एक और, अब इसके और मात्रकों के बारे में देखें तो दो और मात्रक निकल के आते हैं, EMU और फैराडे। EMU और फैराडे। तो EMU जो मात्रक है और फैराडे जो है मात्रक, ये दोनों क्या हैं, ये आपके दोनों किसी भी पद्धति में नहीं है। ये किसी भी पद्धति में नहीं है, ना MKS में है, ना SI में है, ना CGS में है, ना FPS में, किसी में भी यह पद्धति में मात्रक नहीं है। तो EMU और फैराडे किसी पद्धति में मात्रक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि आपका सबसे बड़ा मात्रक आवेश का और सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फैराडे। कौन है, फैराडे। ठीक है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये थी आप अपनी किसकी, आवेश की मात्रकों के बारे में चर्चा। इसको जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके हम लोग देखते हैं कि एक EMU में कितने कूलाम होते हैं और एक ESU में कितने कूलाम होते हैं, एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए जल्दी से। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कूलाम में चेक करें, क्योंकि कूलाम हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम लोगों के हाथ में क्या है, अपन लोगों को क्या है, कूलाम की आदत पड़ी है। ठीक है, तो कूलाम हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग अगर एक ESU में, एक ESU को हम लोग कूलाम में बदलें तो कितना होता है, 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, और एक EMU, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगी आपकी, 10 कूलाम की होती है। और एक फैराडे इज इक्वल टू कितना होता है, लगभग 96,500 कूलाम। ये आपका अप्रॉक्स में है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू है 96,500 कूलाम। 400 कुछ होती है तो हम लोग पूरा ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, सभी क्लियर एक बार बता दीजिए, और इन सभी को भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आप इसका भी यूज होता है कहीं कहीं पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, आवेश के गुण। हेडिंग लगाइए जल्दी से, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, तो हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा ली है, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, मैसेज कीजिए जल्दी से। तो आवेश का हम लोग पहला गुण देखें क्या आता है, समझिए कि जो आवेश होता है, ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समान प्रकृति के जो आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल कहा जाता है, समान आवेशों के मध्य विपरीत बल कहा जाता है, विपरीत या प्रतिकर्षित बल, विपरीत या प्रतिकर्षण बल, सॉरी विपरीत नहीं होगा यहाँ पर, समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य, विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य कैसा प्रतिकर्षण बल लगता है, कैसा आपका आकर्षण बल लगता है। तो समझिए ध्यान से, प्लस क्यू अगर आवेश है आपका और माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, जो प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश, ये विपरीत आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, विपरीत आवेश कहलाते हैं। इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल करता है। और आपका माइनस क्यू और माइनस क्यू एक कैसे हो गए, समान प्रकार के आवेश, इनके बीच बल कौन सा कार्य करता है, आपका प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल करता है कार्य, प्रतिकर्षण बल। अब आप ऐसे ही बताइए, आपसे ही पूछूंगा मैं, आप ही जवाब दीजिएगा, समान प्रकृति के आवेशों में कैसे आकर्षण और कैसे प्रतिकर्षण होगा, आप ही जवाब दीजिएगा। जैसे आप लड़के को मेल, यानी लड़के को क्या मान लीजिए प्लस, और फीमेल यानी महिला को मान लीजिए माइनस। तो बताइए आप, लड़का लड़की से विवाह करता है कि लड़का लड़का से विवाह करता है, बताइए। तो किससे विवाह करता है, लड़का लड़की से विवाह करता है, यानी लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो लड़का लड़की के प्रति जब अट्रैक्ट होता है तो विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। देखिए विपरीत प्रकार के आवेश है, प्लस है और माइनस है, यानी मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो इनके बीच क्या होगा,
आकर्षण बल कार्य करेगा। और आपका माइनस माइनस यानी महिलाएं उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है, बताइए समझ में आया इस कॉन्सेप्ट से कि नहीं, जल्दी बताइए कमेंट में। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि समान आवेशों के मध्य, यानी अगर मेल मेल हैं, पुरुष पुरुष हैं, ठीक है, तो उनके प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वो अट्रैक्ट तो नहीं होंगे एक दूसरी तरफ, ठीक है, लेकिन अगर लड़का और लड़की होंगे तो वो आपका अट्रैक्ट हो जाएंगे आराम से एक दूसरे की तरफ, और दोनों में क्या होती है, शादी हो जाती है। तो लड़का और लड़की में शादी होती है, दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और रिपल्सन कहाँ पर होता है, जब दोनों एक ही प्रकार के आवेश हों, वहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होता है। और समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, रिपल्सन। और आपका जो विपरीत प्रकृति के आवेश रहते हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सभी को क्लियर है, एक बार बता दीजिए इसी कॉन्सेप्ट से। चलिए अब इसको मिटा दें, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आप सभी को, बताइए। अब कोई बच्चा कह रहा होगा प्लस प्लस का तो बनाया नहीं सर आपने, तो प्लस प्लस का भी बना दें। देखो समान प्रकृति के आवेश हैं, क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। क्लियर है, अब तो क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा बढ़ते हैं आगे, उसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो क्या होता है दूसरा पॉइंट आपका आता है कि द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता, आवेश नहीं रह सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। यानी द्रव्यमान का अर्थ होता है भार। किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु, जैसे वस्तु है तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसमें कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ भी हो, ठीक है, आपका 20 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, तो इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। जरूरी नहीं है कि इसमें आवेशित हो ये वस्तु, ठीक है। तो बिना द्रव्यमान का क्या हो सकता है, बिना द्रव्यमान के क्या हो सकता है, आवेश नहीं रह सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। देखिए इसमें द्रव्यमान है, मान लीजिए उदासीन वस्तु है, ठीक है ना। तो आवेश जो है, आवेश किसके बिना नहीं रह सकता, द्रव्यमान के बिना, लेकिन द्रव्यमान हो सकता है आवेश के बिना। समझ रहे हैं कितना बेकार होता है। देखो क्या कहता है कि द्रव्यमान अगर आप हैं तो आवेश यानी मैं भी रहूँगा, ठीक है, और अगर आप नहीं हैं, मतलब आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान रह सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। अब इसका तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखें यहाँ पर, तो तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है। देखिए पहले आप बताइए, सभी क्लियर हैं आप सभी को, आप लोग बताते चलिए, देखिए लाइव चैट में, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब तीसरे पॉइंट में लिख लीजिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है, तो वैसे ही इसका भी होता है। क्या होता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट यानी स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। एक वस्तु जैसे हमने पेन, जैसे हमने आपके कांच के फड़, और हमने किसको, रेशमी जो अंबर पदार्थ था उसको हमने रगड़ दिया, और उसको हमने रगड़ा जब, ठीक है, तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हुआ, स्थानांतरित हुए। अब स्थानांतरित जैसे हुए तो क्या होता है कि आवेश का स्थानांतरण होता है, ठीक, उत्पन्न नहीं होता है, पहले से था उसके अंदर। अब जैसे कोई उदासीन वस्तु थी तो उसमें प्लस और आवेश, दोनों आवेश क्या हैं, समान हैं, ठीक है, समान मात्रा में भरे हुए हैं, तो वो उदासीन वस्तु हो गई। समझ में आ रहा है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित
कर सकते हैं। अब आप सभी लोग, मैं बोलते चलूँगा, आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जाएगा यहाँ पर। क्लियर है सभी को? आप बता दीजिए। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी हो गया। अब हम लोग चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो ब्रह्मांड का समस्त आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। अब ब्रह्मांड जो है, यानी कि ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड हैं, जितना आवेश है, अनंत आवेश है तो अनंत आवेश आपका नियत रहेगा उसमें। ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो आवेश, ब्रह्मांड का समस्त आवेश जितना पिंडों में है उतना ही रहेगा आवेश आपका। ठीक है, सदैव उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट वैल्यू, नियत वैल्यू होती है। सभी को क्लियर है? एक बार बता दीजिए। हाँ, बता रहे हैं सभी लोग, सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर। सभी लोग बताइए जल्दी से। तो 5वां पॉइंट यहाँ पर आता है। क्या आता है 5वां पॉइंट? आप सभी लोग बताइए क्या आएगा 5वां पॉइंट? कि चालक को कुछ आवेश देने पर वह चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो चालक को जब हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई ये चालक है आपका, ठीक है, इसको हमने आवेश दिया, ऋण आवेश। अब इसको ऋण आवेश हमने जब दिया तो क्या हुआ कि इसका जो समान रूप से वितरित किस पर हो गया? सतह पर समान रूप से वितरित हो गया, यानी सरफेस पर क्या हुआ? इसका समान रूप से वितरण हो गया। क्लियर है सभी को? चालक को कुछ आवेश देने पर और चालक की सतह पर, उसकी सरफेस पर क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है, एकदम क्या होता है? बराबर बढ़ जाता है। थोड़ा तुम भी ले लो, थोड़ा हम भी ले लेंगे, थोड़ा इस सतह वाला ले लो, थोड़ा उस सतह वाला ले लो। ठीक है, तो सरफेस या फलक पर आपका समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर है सभी को? बता दीजिए आप सभी लोग। अब इसमें 6वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो 6वां पॉइंट आता है कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब समझिए इसको, इस 6वें वाले पॉइंट को। तो 6वां वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एक जो आवेशित वस्तु है वो उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब समझिए कि कोई आवेशित छड़ है, ठीक है, मान लीजिए इस पर प्लस आवेश है। और जब इस पर प्लस आवेश है और दूसरी वस्तु यहाँ पर है जिस पर क्या है? प्लस और माइनस आपका क्या समान रूप से वितरित है, प्लस माइनस क्या समान रूप से वितरित है आपका। ठीक है, दोनों में, यानी उदासीन वस्तु है। जब उदासीन वस्तु है तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। तो प्लस आवेश क्या करता है? ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऋण आवेश जितना होगा तो वस्तु को आकर्षित करेगा अपनी ओर। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। बताइए सभी लोग एक बार कि सभी लोगों को ये वाला चैप्टर में जो भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, समझाया है, आप सभी को क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। और आप लोग नोट करते चलिए, इसको नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, अपने स्वयं के नोट्स। अपने स्वयं के जो नोट्स होते हैं वो बहुत सबसे अच्छे नोट्स होते हैं दुनिया के। ठीक है, मैं तो बना के दे दूंगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर यहाँ से जाइएगा, मैं टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर चले जाइए। पूरा नोट्स आपको PDF के रूप में इसको मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आप लोग सभी लोग बता दीजिए, यहाँ पर नोट भी कर लीजिए करना हो तो। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।